हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका आपके लिए दोस्तों। और आज ये जो सीईटी का वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आपके लिए हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हम लगातार आपके लिए 25 दिनों तक हमने आपको बताया था कि हम आपको सीईटी के वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। साइंस हो, मैथ्स हो और आपका सोशल स्टडीज हो, हर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। और ऑलरेडी आप देख सकते हो यहां पे कि डे 8 है, यानी कि आज का जो वीडियो है 8वां दिन का है। यानी इसके पहले लगातार 7 दिनों तक हमने हर दिन 4-4 वीडियोस अपलोड किए हैं आपके लिए। तो आप जाके सीईटी के प्लेलिस्ट के अंदर, आप हमारा जो चैनल के अंदर घुसोगे तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। एंड वो आपको इसलिए बनाया गया ताकि आपको इजीली मिल जाएंगे 10-10 एमसीक्यू, 15-15 एमसीक्यूज हमने डाले हुए हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हमने हर चैप्टर्स में से सिलेक्ट किया हुआ है और उसमें से हमने निकाला हुआ है ताकि यार आपको एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और हम लोग ये कंटिन्यूअसली जो बना रहे हैं उसके बाद भी लगातार 25 दिनों तक, 20 से 25 दिनों तक हम लोग ये वीडियोस बनाने वाले हैं ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स है उसके 10-10, 15-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हम निकाल के आपको बता रहे हैं ताकि आपको एक ही जगह अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा। और अभी यहां पे आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, आप स्क्रीन देखते रहो, आपको अभी 10 एमसीक्यूज दिखेंगे और उसमें क्वेश्चंस पूछा है, ऑप्शंस पूछे, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल आंसर क्या हो सकता है, कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है, हर चीज मैंने बताया। तो ध्यान से देखना। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियोस तो पूरा आप देख सकते हो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप लोग को एक चीज और करना पड़ेगा कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है उन बच्चों तक जो सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं। तो उन तक पहुंचा देना। शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो उन तक शेयर जरूर से करना। तो अभी 10 एमसीक्यूज आपको दिखेंगे, अच्छे से देखो और अच्छे से क्लियर कर लो नॉलेज को अपने। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर एंड आज आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस चैप्टर में से पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ आपको सजेशन देना चाहूंगा कि देखो यार, जब भी आप सीईटी का एग्जाम जब लिखोगे जाके 21 अगस्त के दिन, तो आपको याद होगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 2 घंटे का पेपर है एंड 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके ऑप्शंस को टिक करके आना है, बबल करके आना है। तो लगभग आपके लिए एक क्वेश्चन के पीछे सिर्फ 1 मिनट टाइम मिलने वाला है। तो एटलीस्ट आपको शुरुआत में 10 to 50 सेकंड्स आपको क्वेश्चन को रीड करना है ताकि आपको क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ गया, समझ में ये आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर आप ऑप्शंस के ऊपर जब नजर डालोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें से क्या आंसर है। ठीक है, तो अपना कंसेप्चुअल नॉलेज जो हमने आपको पढ़ाया है उसको नॉलेज आप यूज करके उसको लिख सकते हो। क्लियर है, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हमने आपको इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज पढ़ाने वाले हैं। 10 एमसीक्यूज जो हमने ढूंढ के निकाला है और जो हमें लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, दैट इज द अमेजॉन वैली रिसीव्स अराउंड डैश mm ऑफ रेनफॉल। यानी कि जो अमेजॉन वैली है, अमेजॉन की घाटी जो है, वो कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है रिसीव करती है, कितने mm का रेनफॉल रिसीव करता है। तो ऑप्शन है 500 mm, 1000 mm, 1500 mm एंड 2000 mm। तो आपको बता दूं कि अमेजॉन वैली में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, इसीलिए यहाँ पे जो दिख रहा है 2000 mm जो इसमें से सबसे ज़्यादा है। तो लगभग 2000 मिलीमीटर जो है बारिश होती है दोस्तों, कहाँ पे, अमेजॉन वैली में। तो आपको याद रखना है अमेजॉन वैली में 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है। इंडियाज क्लाइमेट इज डैश टाइप, यानी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन से टाइप का है, ह्यूमिड है कि कूल है कि मानसून है कि डेजर्ट है। यार सबसे सिंपल सी बात है, इंडिया में जो है मानसून सीजन माना जाता है क्योंकि यार यहाँ पे बरसात जो है वो अनप्रिडिक्टेबल भी होता है एंड साथ ही में काफी अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है मानसून के टाइम पे। तो हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा टाइप का है, मानसून टाइप का है। ह्यूमिड तो है ही नहीं, कूल तो बिल्कुल नहीं आएगा, डेजर्ट तो किसी किसी जगह पे है, सिर्फ राजस्थान वगैरह थार डेजर्ट में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मॉनसून टाइप, यानी इंडिया का जो क्लाइमेट है, हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है दोस्तों, वो क्या है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील इज ए डैश कंट्री। ठीक है, ब्राजील एक डैश कंट्री है। क्या है, ट्रॉपिकल है, अनट्रॉपिकल है, हॉट कंट्री है या फिर एनओटी, यानी एनओटी का मतलब है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि ब्राजील जो है ना दोस्तों एक ट्रॉपिकल कंट्री है। क्यों ट्रॉपिकल कंट्री है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्राजील का जो क्लाइमेट होता है ना वो हमेशा ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। क्यों, क्योंकि वो लगभग इक्वेटर से पास होता है, जो आपको पता है ना, हमारे अर्थ का एक बीच में से सेंटर इमेजिनरी लाइन गई हुई है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। तो ब्राजील जो है वो वहीं पे लोकेटेड है लगभग, और इसीलिए उसका जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो हमेशा ट्रॉपिकल होता है, इसीलिए इस कंट्री को ट्रॉपिकल कंट्री माना जाता है। तो याद रहेगा, ब्राजील इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द वर्ल्ड रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे आता है। तो ऑप्शन है सिलचर, चेरापुंजी, गुवाहाटी या फिर माउसिनराम। तो ये चारों ऑप्शन में से आपने एक नाम शायद बहुत
कम ही सुना होगा या फिर सुना ही नहीं होगा, जो कि है मौसिनराम। तो यही उसका करेक्ट आंसर है। मौसिनराम जो है मेघालय का एक सिटी है। मेघालय आपको पता है हमारे इंडिया में ही आता है। तो मेघालय के अंदर एक सिटी है मौसिनराम, जिसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है देखा गया है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्पेलिंग काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आप नाम याद रख लोगे। मौसिनराम मेघालय के अंदर आता है, तो ये हाईएस्ट रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में आता है। ये चीज आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट हैपेंस टू द एयर टेंपरेचर व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। यानी कि जब हम लोग इक्वेटर की तरफ से, बीच में इक्वेटर होता है, ठीक है ना, बीच का लाइन इक्वेटर होता है, और इक्वेटर की तरफ से हम लोग पोल की तरफ जाएंगे। ऊपर और नीचे पोल होता है, आपको पता है, नॉर्थ पोल ऊपर होता है, नीचे साउथ पोल होता है, ठीक है ना, बीच में इक्वेटर होता है। तो अगर हम इक्वेटर पे है और इक्वेटर की तरफ से हम लोग मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ, ठीक है ना, यहां पे पहुंच गए, तो हवा का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा कि कांस्टेंट रहेगा कि नन ऑफ दिस आएगा? तो यह सिंपल सी बात है यार। जब इक्वेटर पे हम लोग रहते हैं तो आपको पता है इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज रहती है वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सन का जो लाइट होता है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे स्ट्रेट पड़ता है। और कहीं पे भी अगर सन का लाइट एकदम स्ट्रेट पड़ेगा तो वहां पे गर्मी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ, ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे की तरफ, पोल्स की तरफ अगर जाना शुरू कर देंगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि वहां पे सनलाइट डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं पड़ती है, थोड़ी सी स्लैंट पड़ती है, थोड़ी सी झुक के पड़ती है। और वहां पे आप देखोगे तो आपको पता ही है, ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है, आपको पता ही है ना, आर्कटिक अंटार्कटिक। तो यानी कि वो जो सर्कल है वहां, तो ऑब्वियसली आपको अंदाजा लग जाता है कि पोल का जो रीजन होता है, पोलर रीजन जो होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं। तो इक्वेटर से अगर हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा? एयर क्या हो जाता है यहाँ पे? इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज होने लगता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव विंटर रेनफॉल ड्यू टू द रीट्रीटिंग मॉनसून। तो देखो यहाँ पे नाम में थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी देना चाहूंगा कि ये रीट्रीटिंग मॉनसून शायद आपने पहली बार सुना होगा। आपने अगर क्वेश्चन का ये चैप्टर जो पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि रीट्रीटिंग मॉनसून क्या है। तो रीट्रीटिंग मॉनसून मतलब क्या होता है? देखो, हमारा जब बारिश खत्म हो जाता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, विंड्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। एंड विंड्स जब फ्लो करते हैं तो वो जो मॉनसून होता है, यानी कि जो बारिश के बादल जो होते हैं, उसको वापस से वो फ्लो करके लेके आते हैं। एंड फिर से उन पर्टिकुलर स्टेट्स में क्या होती है? रेनफॉल होती है कुछ समय तक। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रीट्रीटिंग मॉनसून, यानी कि मॉनसून वापस से रिट्रीट कर रहा है। तो ये जो चीज होती है वो कहां होती है? हमारे इंडिया में। तो वो होती है तमिलनाडु में दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है हमारे कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया में, जहां पे रिट्रीटिंग मॉनसून सबसे ज्यादा देखी गई है। तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, याद रहेगा, तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मॉनसून होता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड डैश। यानी कि सीजनल रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का, तो वो उसको क्या कहते हैं? पूरे ईयर के हिसाब से, पूरे साल के हिसाब से, पूरे वर्ष के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम एक साल को पहले के जमाने में हम लोग पाउस, यानी कि जो बारिश होती है ना, उससे मापते थे कि एक बरसात बीत गया, 2 बरसात बीत गया। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ष। तो वर्ष मतलब क्या होता है? दैट इज वर्षा, यानी कि जो बारिश। तो हम लोग एक्चुअल में इसके हिसाब से मानते थे, यानी पुराना जब कैलेंडर या फिर टाइम नहीं हुआ करता था ना, तो वो टाइम पे हम ऐसे मापते थे कि एक बारिश बीता, फिर उसके जब दूसरा बारिश आ जाएगा तो ये 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर उसका अगला बारिश आएगा तो 2 साल कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग मानते थे। आज के जैसा नहीं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से नहीं मानते थे। तो यानी कि जो भी रिवर्सल होता था विंड डायरेक्शन, वो हर साल के हिसाब से होता था। और हर साल क्या लेके आता था दोस्तों? बारिश लेके आता था, यानी कि क्या लेके आता था? मॉनसून लेके आता था। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉनसून, यानी कि हर साल जो सीजनल रिवर्सल होता है एक साल के अंदर विंड डायरेक्शन का, वो किसके वजह से होता है और क्या कहलाता है दोस्तों? मॉनसून कहलाता है, ठीक है। तो याद रहेगा, द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर इज कॉल्ड मॉनसून, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, विच इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। वाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि दोस्तों कि हमारा पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी हमारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इमेजिनरी लाइन है बीच में, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और आपको पता होगा कि मैंने ये सेकंड चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट में पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। तो आपको मैंने बताया था कि हमारा जो इंडिया है ना, वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है लगभग, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है ना। तो ये जगह पे समझ लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है। तो आपको एक और चीज पता होगा कि हमारे अर्थ के ऊपर, अगर मैं वापस में डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, हमारे अर्थ के ऊपर जब बीच में इक्वेटर होता है और ऊपर एक और लाइन बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंसर की लाइन, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, और नीचे एक और लाइन 23 डिग्री पे जाती है जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ऊपर कैंसर होता है और नीचे कैप्रिकॉन होता है, ठीक है। तो हमारा इंडिया कहां पे आता है? ऊपर आता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो यानी कि
कौन सा लाइन पास हो रहा है हमारे इंडिया के बीच में से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया से बिल्कुल अच्छे से पास होके जाता है, बीच में से पास होके जाता है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? याद रहेगा दोस्तों, सेंटर ऑफ इंडिया से क्या पास होता है, कौन सी लाइन पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि द टेंपरेचर ड्रॉप्स टू डैश डिग्री सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में टेंपरेचर सबसे नीचे कब तक ड्रॉप होता है, यानी कि सबसे लोएस्ट टेंपरेचर क्या देखा गया यहाँ पे, कहां तक ड्रॉप होता है जम्मू एंड कश्मीर में? तो ऑप्शन है -20, -30, -40, -50, और सब डिग्री आप देखोगे तो माइनस में, यानी कि कितनी ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां पे, कितना ज्यादा टेंपरेचर ड्रॉप होता है, कितना ज्यादा टेंपरेचर फॉल होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस, यानी जम्मू एंड कश्मीर में लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक टेंपरेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। सोचो यार, -40 में इंसान भी कुल्फी बन जाएगा, इतना टेंपरेचर डाउन हो जाता है। तो -40 डिग्री टेंपरेचर तक जाता है जम्मू एंड कश्मीर का डिग्री। याद रहेगा? चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, 10th क्वेश्चन, जो कि द डैश इन द वेस्टर्न राजस्थान इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में एक ऐसा जगह है जो सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है। ड्राइएस्ट आपको पता है सबसे सूखा इलाका, यानी कि वहां पे पानी भी नहीं होगा, बरसात भी बहुत कम होती होगी, तो सबसे सूखा इलाका पूरे इंडिया में कौन सा है वेस्टर्न राजस्थान में? ऑप्शन है जैसलमेर है, कि जयपुर है, कि जोधपुर है, कि अजमेर है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आपको बता दूं, जैसलमेर। तो जैसलमेर एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत ही कम बरसात देखने मिलती है और वहां पे पानी की हमेशा स्कैरसिटी होती है, इसीलिए उसको सबसे सूखा पार्ट माना जाता है, सबसे सूखा हिस्सा पूरे इंडिया का माना जाता है, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में आता है। क्लियर है? याद रहेगा, जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो बस यही थे हमारे टोटल आज के 10 एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज हमने आपको पढ़ा दिया, जो कि हमें लगते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही आपके सीईटी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अच्छे से इसको देख लेना, पढ़ लेना दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल का जवाब जो है अच्छे से याद हो गया होगा और इसके कंसेप्चुअल नॉलेज भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस हम कंटिन्यूअसली आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके पहले भी हमने लगातार वीडियोस बनाए और लगातार 25 दिन तक हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के। हर सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड जितने भी सीईटी का एग्जाम देने वाले बच्चे लोग होंगे, आपके पहचान में होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर करना, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सीईटी का एग्जाम्स का प्रिपरेशन इतना ईजी तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर देना ये वीडियो को। एंड साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।